आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, जैसे आपको पता होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया था अभी कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था ये वाला पार्ट। ओके, तो मैंने आपको बताया था भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कंसंट्रेशन जो है वो रेट को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया हो गया, presence of light, catalyst, nature of reactant. So there are number of factors which affect the rate of reactions. तो आज हम लोग जो टॉपिक आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे भी जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पे रेट का डिपेंडेंस कैसे होता है। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए डिपेंडेंसी ऑफ या डिपेंडेंस ऑफ rate of reaction on concentration. The rate of reaction on concentration. ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोगों ने स्टडी करना है। तो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे भी जो कंसंट्रेशन है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कैसे डिपेंड करती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मोस्ट फेमस लॉ को पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने +1 के अंदर भी इस लॉ पे आप लोगों ने काम किया था। उस लॉ का नेम है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर? तो इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले जो हमारा फोकस रहेगा, हम लोग स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। क्लियर डियर ऑन? तो अगर देखें लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या हमारे पास, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताएगा भी जो रिएक्शंस का रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसके बारे में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। आपको याद होगा ये आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, यस और नो? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, सबसे पहला पॉइंट आता है गिवन बाय। यहाँ पे हमारे पास दो फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया था। पहला साइंटिस्ट था हमारे पास गोल्डबर्ग, ठीक है, गोल्डबर्ग थे। और सेकंड साइंटिस्ट का नेम है वागे, ठीक है, इंस्पेक्टर वागे। ओके, सुना होगा, एक फिल्म आई थी हमारे पास नाना पाटेकर की, उसमें उसका नाम वागे होता है अपने पास। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो टू साइंटिस्ट ने दिया था, वन इज गुलमर्ग एंड वागे, और ये इन्होंने प्रपोज किया था 1867 के अंदर। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने बेसिकली क्या बोला, लॉ ऑफ मास एक्शन ने इस तरीके से डिफाइन किया, कहता मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, जैसे ए से हमारे पास क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक है, ए से बी बन रहा है, या फिर हम लोग रिएक्शन को चेंज कर लेते हैं। हम हमारे पास मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है, ये हम लोगों ने एक रिएक्शन को कंसिडर कर लिया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एल एम ए का मतलब है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन अपने को ये बोलता है, कहता है भी जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है ना उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब क्या कहना था, कहता अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये किसने डिफाइन किया, लॉ ऑफ मास एक्शन ने डिफाइन किया था। तो लिख सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बोला, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन इस तरीके से है, ए बी बी और हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है वो मेरे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ए का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो स्मॉल ए है, और बी का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमारे पास स्मॉल बी है। अगर रेट का एक्सप्रेशन इस तरीके से गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था भी जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने पास, कहता जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी जो रिएक्टेंट है उनकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के, और जो उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना वो उनका पावर बन जाएगा। मतलब ए की पावर बनेगी ए और बी की पावर बनेगी स्मॉल बी। तो ये डिफाइन किया था इसने लॉ ऑफ मास एक्शन में। तो लिख सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में यार, कहता अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ ने क्या बोला, ये लॉ ये डिफाइन कर रहा है, कहता भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of reaction is directly proportional to the product of, product का मतलब है multiply product of molar concentration of reactant, product of molar concentration of reactant each raised to some power
each raised to some power equal to their stoichiometric coefficient, equal to their stoichiometric coefficient। तो देखो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ के देखिए बेटा ये क्या कहता है। तो अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें तो ये डिफाइन करता है, कहता है जो रिएक्शंस का जो रेट है, ठीक है, जो रिएक्शंस का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, किसकी, रिएक्टेंट की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन टर्म में कोई पावर है और वो पावर किसके इक्वल है, जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो ये किसने प्रपोज किया था, ये प्रपोज किया था लॉ ऑफ मास एक्शन। राइट एवरीवन, तो इसका मतलब आप सबको लॉ ऑफ मास एक्शन तो समझ आ गया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कंक्लूजन कहना है कि जो रिएक्शंस का रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे रिएक्शंस का रेट भी अपने पास बढ़ने वाला है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन अपने को बोल रहा है। ठीक है डियर। अब क्या था, ये एक्सप्रेशन उसने लॉ ऑफ मास एक्शन ने चीज डिफाइन कर दी। अब हम देखते हैं, अब सोचिए अगर मेरे पास मान लीजिए रेट जो था, अगर मैं यहाँ पे रेट को देखूं तो रेट मेरे पास है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए और बी है अपने पास। ठीक है, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है तो ए की पावर 1 बी की पावर 1। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए बी है तो ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी। ठीक है, जो मर्जी एक्सप्रेशन लिख लो। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो हमारे पास इक्वल का साइन लगेगा। तो रेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने कोई कांस्टेंट लगा दे, कांस्टेंट लगा दे मैंने के, तो रेट क्या बन गया, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग के को डिफाइन करें तो सबसे पहले के हमारे पास क्या होगा, तो अगर यहाँ से के को देखेंगे तो के बेसिकली हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्लियर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम लोगों ने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, तो इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपने पास बन गया। अब सोचो, इट इज नॉन एज, इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के कुछ नेम है, जैसे इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोला जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, इसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, ये सब किसके नेम है, के नेम पे। तो के को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो बोलेंगे बोलेंगे, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोला जाता है। अब डिफाइन करते हैं बेसिकली के है क्या। तो डिफाइन करने के लिए अगर हम लोग ये मान लें भी हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट हैं, हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी हैं, जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट हैं, अगर हम उनकी कंसंट्रेशन को यूनिटी सपोज कर ले, हम ये सपोज कर ले भी उनकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी है, तो अगर उनका कंसंट्रेशन यूनिटी होगा तो डेफिनेटली जो रेट है वो के इक्वल आ जाएगा अपने पास। तो रेट इज इक्वल टू के। तो यहां से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से के को डिफाइन कर सकते हैं। तो के बेसिकली क्या होगा, के हमारे पास अगर यहाँ से के को डिफाइन करें तो के बेसिकली क्या है, के हमारे पास रिएक्शंस का रेट ही है। कब, जब हमारे पास हर रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होगा। ठीक है, तो लिखेंगे रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, rate constant is defined as a, rate of reaction when concentration of each of the reactant is unity. each of the reactant is unity. तो जब हमारे पास हर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर यूनिटी है, देन जो रिएक्शंस का रेट होगा ना, वो ही हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो रेट कांस्टेंट बेसिकली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, कब, जब हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, यूनिटी। क्लियर डियर, यहाँ तक रेट कांस्टेंट भी डिफाइन हो गया अपने पास। चलिए, तो रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लिया, उसके बाद रेट का एक्सप्रेशन भी लिख लिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, और लॉ ऑफ मास एक्शन में एक पॉइंट लिखिएगा, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसमें एक पॉइंट जरूर ऐड करिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो डाल के, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट।
लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेटा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है अपने पास, और ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस पे वैलिड है, तो इसको अभी बाद में बात करेंगे, बस ये लिखना इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम बात करते हैं भी ये जो रेट कांस्टेंट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ये जो रेट कांस्टेंट स्टडी कर रहे हैं हम लोगों ने, के जो हम लोगों ने स्टडी किया था, बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, और इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेपर में किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ओके डियर, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करेंगे, रेट कांस्टेंट बेसिकली क्या है, एक रेट ही तो है, तो लिखेंगे इट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है, कैसे, हम बोलेंगे जितनी के की वैल्यू ज्यादा होगी, लार्जर द वैल्यू ऑफ के, जितनी के की वैल्यू ज्यादा होगी, हायर द रेट, हायर द रेट, उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के, जितनी के की वैल्यू बेटा कम होगी, ठीक है, उतनी हम लोग बोलेंगे स्लोअर द रेट, उतना रेट क्या होगा हमारे पास, स्लो। मतलब जो के की वैल्यू है वो डायरेक्टली है रेट के भी है, आपको अपने अभी मैंने बताया भी था, जब हमने सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लिया था, तब हम लोगों ने यही तो बोला था भी जो रिएक्शंस का रेट होता है, वो जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो बेसिकली रिएक्शन के रेट के बारे में बताता है अपने को, ठीक है। तो जितना के की वैल्यू ज्यादा होगी उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, के की वैल्यू जितनी कम होगी उतना रिएक्शन का रेट कम होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड सोचो, अगर सेकंड रिएक्शन में देखिए तो जो डिफरेंट वैल्यूज होंगी उनका के डिफरेंट होगा, बिल्कुल, क्यों, अगर डिफरेंट रिएक्शन है तो उनका रे डिफरेंट है, रे डिफरेंट है तो के डिफरेंट होगा। तो लिखो different reaction have different reactions have different value of k, different reactions have different value of k, different reactions की different value होगी k की, got it, ये वाला पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट की बात करें, जो सेम रिएक्शन है ना उसकी भी के की वैल्यू डिफरेंट होगी डिफरेंट टेम्परेचर पे, क्यों, हमने एक फैक्टर स्टडी किया था भी टेम्परेचर इफेक्ट करने से रेट चेंज होता है, और के भी किसको मेजर करता है, रेट को मेजर करता है। अगर टेम्परेचर चेंज करने से रेट चेंज होगा तो रेट का चेंज होना मतलब के का भी चेंज होना बेटा अपने पास, तो लिखेंगे सेम रिएक्शन हैव, सेम रिएक्शंस कैन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, different value of k at different temperature, at different temperature, ठीक है। ऐसे लिखेंगे बेटा, अ सेम रिएक्शन कैन हैव, लिखना भूल गया, अ सेम रिएक्शंस कैन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसका मतलब एक रिएक्शन हो रही है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हो रही है तो उनका के डिफरेंट होगा यार, बिल्कुल डिफरेंट होना बनता भी है डियर, क्यों बनता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा, तो रेट चेंज हो रहा है इसका मतलब के की वैल्यू अपने पास चेंज हो रही है, व्हाट इट, ओके। अब आगे सोचो, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, जो रिएक्शन आपके पास गिवन है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात बिल्कुल सही है, देखो अगर हमारे पास कोई गिवन रिएक्शन हो रही है, कोई एक मैं पर्टिकुलर रिएक्शंस को कर रहा हूँ, तो उस रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड ही नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी,
क्योंकि रेट कांस्टेंट तो डिफाइन ही तब होता है जब रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो अपने पास। ओके, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा। और फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन order of reactions, depends upon order of reaction। यहाँ पे एक नया वर्ड हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, वो वर्ड है हमारे पास ऑर्डर। पता क्या, जो रिएक्शंस का जो रेट है ना, जो रेट कांस्टेंट है अपने पास बेटा, अगर हम उसके यूनिट्स की बात करें तो उसके यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करेंगे। किसके ऑर्डर पे? रिएक्शंस के ऑर्डर पे। ये ऑर्डर क्या है, बेसिकली हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ये ऑर्डर क्या है, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तब आपको ये वाला पॉइंट समझ आएगा। अभी के लिए आप इस पॉइंट को जस्ट लिख के रख लीजिए। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा अपने पास रेट कांस्टेंट के। पहला पॉइंट, रेट को मेजर करते हैं, जितना के ज्यादा उतना रेट ज्यादा। डिफरेंट रिएक्शन के लिए के की वैल्यू डिफरेंट होगी। सेम रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट टेम्परेचर पे हो सकती है। एक पर्टिकुलर रिएक्शंस की बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, अगर आपने रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को एक्सप्रेस करना है, वो डिपेंड करेगा उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो अभी अपने दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, सर हमें एक वर्ड के बारे में नहीं पता। किसके बारे में? ऑर्डर के बारे में, राइट डियर। तो ऑर्डर के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक नोट डाउन हुआ सबका? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा रेट कांस्टेंट के बारे में, जिन पॉइंट्स को आप लोगों को पता होना जरूरी है, राइट। अब हम बात करने वाले हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेट लॉ एक्सप्रेशन। पहला पॉइंट तो ये लिख देते हैं भी, जो रेट लॉ है ना, अब आपके पास क्या था, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो रेट का एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया। वो तो रिएक्शंस को देख के आप लोग लिख सकते हो बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इट इज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, इट इज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, ठीक है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर मतलब रिएक्शंस को देख के आप डायरेक्टली रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, ये एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है। इसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इक्वेशन से समझते हैं। इसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है ए बी बी, ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है, ये एक केमिकल रिएक्शन है मेरे पास। अगर मैं देखूं तो स्मॉल ए मेरे पास ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और स्मॉल बी मेरे पास बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दूं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू LM में लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर तो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा भी, जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर स्मॉल ए के और बी की पावर बेटा स्मॉल बी के। ये तो इक्वेशन को देखा और रेट लॉ का आप लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने रेट का एक्सप्रेशन बना दिया। ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट निकल के आया। जब हम लॉ ऑफ रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो अगर मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिखता हूं, तो मुझे रेट लिखना पड़ेगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। ये मेरे पास रेट का एक्सप्रेशन निकल के आया। अब आप सोचोगे सर ये अल्फा बीटा कहां से आया? उसका तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी था, बिल्कुल था। आपने यहाँ पे अल्फा और बीटा लिख दिया, बिल्कुल लिखा। अब यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है ना बेटा जी, ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है, अल्फा इक्वल हो, जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा और बीटा ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है बेटा। मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्फा मे नॉट बी इक्वल टू, मे नॉट बी इक्वल टू ए। सिमिलर तरीके से जो बी है ना, मे नॉट बी इक्वल टू बी हो सकता है।
इस पॉइंट को समझिए स्टूडेंट्स क्या है। ये जो अल्फा हम लोगों ने एक्सप्रेशन में लिखा है, पावर में लिखा है, ये अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है अपने पास। मतलब ये जो अल्फा की वैल्यू है ये हमें पता लगेगी अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये अल्फा और बीटा को हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालेंगे। हो सकता है ये अल्फा और बीटा की वैल्यू जो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल रहे हो ये ए और बी के इक्वल आ जाए, और ये भी हो सकता है भी ए और बी के इक्वल ना आए। मतलब ये हुआ डियर भी, अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शंस गिवन है, अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शंस गिवन है, उस केमिकल रिएक्शंस को देख के आप लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंटली आप लोग कैलकुलेट करोगे भी अल्फा और बीटा क्या बनने वाला है अपने पास। अभी मैंने बोला था एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है अपने पास। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको। तो अगर हम लोग डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the direct rate of reaction is directly proportional to the is directly proportional to the product of molar concentration of reactant, product of molar concentration of reactant each raised to some power, each raised to some power which may or may not be, may or may not be equal to stoichiometric coefficient, which may or may not be equal to stoichiometric coefficient. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन तो ये बोलता है कि जो रिएक्शंस का रेट है ना, वो जो रिएक्टेंट है उनकी प्रोडक्ट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उनकी जो पावर है ना, तो वो जो पावर है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर अगर वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो गई तो मतलब एक्सपेरिमेंटली जो हमने कैलकुलेट किया वो ठीक ही है। मतलब फिर मतलब उस रिएक्शंस के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ सेम काम कर रहे हैं बेटा अपने पास। ओके सर। ठीक है डियर। सर वो लिखना था पीछे वाला। ओके, तो ये है हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन तो ये कहता है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसका पावर बन जाता है, और जो रेट लॉ बोलता है वो ये बोलता है कि उसकी पावर उसको आप लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे, थ्योरेटिकली तो आप लोग बात ही नहीं कर सकते उसके बारे में। और आपको ये इसी चैप्टर के अंदर ये सिखाया जाएगा भी ये कैसे अपने को पता लगता है। आपको काफी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको ये पता लगेगा भी हाँ रियलिटी में हम लोग ऑर्डर को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, सॉरी भी हम लोग जो रेट लॉ है उसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। ऐसी इसके रिलेटेड काफी सारे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और चलिए अब जो हमारे पास आता है, तो आप लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया बेटा जी। रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या लिखना है, बस कंसंट्रेशन की पावर अल्फा बीटा करना है बेटा अपन ने। अब वो अल्फा बीटा कहाँ से आएगा, वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके अपने पास आने वाला है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक नेक्स्ट हेडिंग बना लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। आप क्या करो, आपके पास अगर कोई रिएक्शंस गिवन है, जैसे मान लीजिए ए बी बी, यहाँ पे अपने पास कोई प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे पास कोई रिएक्शंस गिवन है, आप इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख लो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो, क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगा दोगे, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बेटा बीटा, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया आप लोगों ने। जो कांस्टेंट लगा के जो कंसंट्रेशन था उसका पावर अल्फा बीटा कर दिया।
तो जो अल्फा प्लस बीटा है ना, जो अल्फा प्लस बीटा, इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? भी अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसका जब हम लोग रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो उसके रेट के एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उनकी जो पावर है, रेट के एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है, उनकी जो पावर है, उनके सम को क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो रेट का एक्सप्रेशन लिखो, कंसंट्रेशन की पावर देखो, तो जो कंसंट्रेशन की पावर है उनके सम को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। तो लिखो, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस? द सम ऑफ पावर्स, the sum of powers to which concentration terms are raised in a rate law expression, of reaction is called order of reaction. Is called order of reaction. Right everyone? तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में समझ आया कि नहीं आया? सब बच्चों को क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बेटा अगर अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू मान लो 0 आ गई, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ गई, उसको बोलेंगे बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले आपको ऑर्डर तो समझ आ गया रिएक्शंस का क्या है, ठीक है। तो वो जो कंसंट्रेशन टर्म है उनको ऐड कर लो, अगर उनका सम 0 आ रहा है इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर उनका सम करके 1 लेके आते हैं, सम मान लो 1 आ गया, तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई अपने पास, तो मान लो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा 1/2 आ गई, तो इसका मतलब 1/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास 3/2 आ रही है, तो इसका मतलब 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ से अपने को क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को पता लग रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, हाफ ऑर्डर हो सकता है, 3/2 ऑर्डर हो सकता है। मतलब जो रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो दैट कैन बी 0, पॉजिटिव, इवन के नेगेटिव आल्सो। तो जो रिएक्शन और इन अ फ्रैक्शन आल्सो, तो जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन के बेटा हम लोग बोल सकते हैं वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। राइट एवरीवन? तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का मतलब क्या है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है, कंसंट्रेशन टर्म को देखना है, कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर्स है उनको ऐड कर देना है, और उनका जो सम बनेगा वो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर बन जाएगा अपने पास, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। अब क्या करते हैं ना, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, मतलब क्योंकि जब हम लोग एग्जांपल्स को करेंगे तब आपको फील अच्छा आएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिन पे हम लोगों ने काम करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है N2O5, ये रिएक्शन है, देखो 2N2O5, ये रिएक्शन ब्रेक डाउन हो रहा है 2NO2 प्लस यहाँ पे क्या बना अपने पास, यहाँ पे बना O2 CO। लीजिए ये रिएक्शन है मेरे पास। अब ये मेरे पास केमिकल रिएक्शन गिवन था। अगर मैं इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो रेट लो एक्सप्रेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका रेट लो एक्सप्रेशन क्या है? इसका रेट लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O5 की पावर कितनी बनेगी? 1 बनेगी। ये 1 कैसे कैलकुलेट किया गया? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया। अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखता फिर तो बेटा पावर 2 आनी चाहिए थी,
पर पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट। ठीक है, क्या कहते हो, समझ आई मेरी बात। ऐसे मान लीजिए मेरे पास जैसे ये रिएक्शन है, H2O2 है, H2O2 को I नेगेटिव की प्रेजेंस में रखा और H2O2 मेरे पास क्लीव हो रहा है H2O प्लस हाफ O2 के अंदर, ये ब्रेक हो रहा है। तो जब हमने इसका रेट निकाला तो इसका रेट भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का मिला। तो मतलब K इंटू H2O2 की पावर कितनी बनी, 1 बनी। मतलब रिएक्शंस को देख के नहीं आप लोग लिख सकते बेटा जी, ये जो पावर है ना ये तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है अपने पास। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ऐसे ही सर ये सेकंड ऑर्डर, याद रखनी पड़ेंगी हमें कि फर्स्ट ऑर्डर क्या क्या, रिएक्शन जी है, ये हाँ रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी। हाँ बेटा, जैसे इनमें से जो पहली वाली रिएक्शन है वो याद होनी चाहिए। सारी रिएक्शन याद नहीं करेंगे, बस 3 और 4 रिएक्शन को याद करना है। पहली ओके रिएक्शन सर। इंपॉर्टेंट, ये तो मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ ना। सेकंड रिएक्शन है, अब सेकंड में मान लो मेरे पास H2 का, आपको याद होगा ये काफी फेमस रिएक्शन होती है। H2 गैस प्लस जो हमारे पास I2 होता है वो कंबाइन करके हमारे पास 2HI बन रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसका रेट लिखते हैं तो इसका रेट लिखा जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू बेटा I2। मतलब ये वाली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये H2 की कंसंट्रेशन 1 पे डिपेंड करती है और I2 की कंसंट्रेशन 1 पे डिपेंड करती है। अब निकिता का ये डाउट आया सर, ये हमें कैसे पता लगेगा किसकी पावर 1 है किसकी पावर 2 है। निकिता ये गिवन होगा बेटा अपने पास, ये अपने पास गिवन होगा, ये गिवन होगा या फिर स्टेटमेंट में हम लोग निकालेंगे। मतलब रिएक्शंस को देख के हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते बेटा जी, रिएक्शंस को देख के हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हम लोग। क्या कहते हो, मेरी बात समझ आई यहाँ तक सबको? सर ये 1 1 अल्फा और बीटा की वैल्यूज है जो एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल कैलकुलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल राइट, हाँ अल्फा और बीटा की वैल्यूज है बेटा ये अपने पास। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी, वो एग्जांपल्स क्लियर हैं कि नहीं सबको? पक्की बात, क्लियर यहाँ सर तक? एक एक्सक्यूज सर एक हाँ जी, नेगेटिव बोल ऑर्डर की रिएक्शन की एग्जांपल बताना। हाँ बेटा बताऊंगा, वो बताऊंगा, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी मैं। ठीक है, भी डिस्कस करेंगे अभी तो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है वो फर्स्ट ऑर्डर का दिया है, जीरो ऑर्डर का दिया है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का आपको मैंने एक्सप्रेस किया है और सेकंड ऑर्डर का हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है। ऐसे हम लोग बहुत एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, तभी आपको क्लियर होता है। रुको एक मिनट। जैसे अगर हम देखें यहाँ से, मैंने ये आपको बता दिया सेकंड ऑर्डर का। अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिस पे मैं बात कर लेता हूँ, जिसमें फ्रैक्शनल ऑर्डर अपने पास आता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर का देखो, और फ्रैक्शनल ऑर्डर ये काफी फेमस एग्जांपल होती है, इसको याद करना है आप लोगों ने। ये एग्जांपल पता होनी चाहिए, काफी फेमस एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। इस एसिटाल्डिहाइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो इसके हीट करने से हमारे पास CH4 क्या बनता है, CO का फॉर्मेशन हो जाता है। CH4 प्लस CO का फॉर्मेशन हुआ। जब आप इसका रेट निकालेंगे तो इसका जो रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO, और इसकी पावर कितनी आएगी, 3/2 आएगी। देखो सोच ही नहीं सकते थे भी 3/2 आएगा। यहाँ पे तो जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो तो इसका 1 था, पर रेट के अंदर कितना आया, 3/2 आया। वो कहाँ से आया, वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया बेटा अपने पास से। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं और आपको बात बताता हूँ। सर N2O5 वाले का भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया हमने। बिल्कुल, जितने भी रेट लॉ हैं, जितने भी रेट लॉ के एक्सप्रेशन है वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेटेड हैं अपने पास। मतलब ये हमारे पास एक्सेप्शन जैसे वहाँ पे हमने स्टार डाला हुआ है। नहीं नहीं, ये एक्सेप्शंस नहीं है, ये स्पेशल केसेस है बेटा जी, जो कि अपने को याद होने चाहिए। सर N2O5 के आगे क्या लिखा है, 2? किसके आगे? सर फर्स्ट रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर वाली। मतलब N2O5 के आगे 2 लिखा हुआ है? नहीं सर, रेट में रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 का पावर 1। ओके सर। अब जैसे मान लो, अब जीरो ऑर्डर का भी एग्जांपल देखो यार, जीरो ऑर्डर का भी मैं एग्जांपल आपके साथ आपको शेयर करता हूँ। जैसे मान लीजिए अमोनिया गैस है,
अमोनिया गैस को जब आप प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर पास करवाते हो, ठीक है, और आपके पास अमोनिया N2 गैस हो तो हाइड्रोजन गैस में डिसोशिएट हो जाता है। ये मैंने रिएक्शंस लिखी और आपको पता लग रहा है भी रिएक्शन बैलेंस भी अपने पास। यहाँ पे हो क्या रहा है, अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है N2 और H2 के अंदर। और जब मैं इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है, रेट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और उसकी पावर आएगी 0 बेटा जी। यहाँ पे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। ये 0 आने का मतलब क्या है, ये भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। तो मैं आपको बार बार क्या रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ भी जो रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन होगा ना, वो हम लोग अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। ओके क्लियर। ये वैल्यू, ये एग्जांपल याद नहीं करनी आप लोगों ने। अब नेगेटिव का देखो बेटा, अगर आपको नेगेटिव ऑर्डर के बारे में जानना है, ठीक है, अब मेरे पास मान लीजिए एक बहुत फेमस रिएक्शन है, वो होता है ओजोन का। ओजोन जब टूटता है O2 के अंदर, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे O2 के आगे बेटा 3 लगा दो, ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। O3 डिकम्पोज होके O2 में कन्वर्ट हो रहा है। जब मेरे पास ये रिएक्शन हो रही है, तब जब मैं इसका रेट निकालता हूँ, इसके रेट का जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो रेट के एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा एक तो लिखा जाएगा O3 की पावर कितना आएगा 2, और इवन के O2 की पावर भी कितना आ रहा है बेटा जी, -1 आ रहा है। अब ये एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना, इट इज अ वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट। तो इस एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर अपने को क्या पता लगा भी, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ना बेटा जी, मैक्सिमम केसेस में रेट लॉ में तो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही डिफाइंड होता है। मैक्सिमम 99% रिएक्शंस के अंदर जब आप रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हो, उसमें सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। पर यहाँ पे देखो, ये जो नेगेटिव ऑर्डर वाला मैंने बताया है, नेगेटिव ऑर्डर में जो बताया है ना, ओवरऑल किसी भी रिएक्शंस का ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता, पर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिव ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिव ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। इस पॉइंट को नोट डाउन करना। देखो, आप इस लास्ट वाले एक्सप्रेशन पे फोकस करो। ये लास्ट वाले एक्सप्रेशन में क्या खासियत आपको लग रही है, भाई रिएक्टेंट तो O3 था, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर O3 तो आया ही आया, साथ में प्रोडक्ट भी आया। देखो, प्रोडक्ट वाला पार्ट भी रेट एक्सप्रेशन के अंदर आ रहा है। तो देयर आर सम पर्टिकुलर केसेस जहां पे रेट के अंदर, रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर प्रोडक्ट भी इंक्लूड होता है। ओके, इट इज ये एडवांस कॉन्सेप्ट है बेटा जी। जनरली ये चीज नहीं पूछी जाती, मेंस लेवल तक बहुत कम इसके बारे में पूछा जाता है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, जो रेट का जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर प्रोडक्ट वाली टर्म भी आ सकती है। तो एक एग्जांपल जो मैंने आपके सामने रखा है, उसमें रेट के एक्सप्रेशन के अंदर प्रोडक्ट वाली टर्म भी है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट बना के हाईलाइट करिए। सर यहाँ पे अगर 2 - 1 तो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल ऑर्डर है माय डियर, जो ओवरऑल ऑर्डर है वो तो पॉजिटिव है, पर O2 के रिस्पेक्टिव जो रिएक्शन ऑर्डर है वो नेगेटिव है। O3 की पावर यहाँ पे 2 है, तो O3 के पावर तो रेट पॉजिटिव है, बट O2 के रिस्पेक्टिव जो ऑर्डर है बेटा वो नेगेटिव है। तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ ना, इस पे डाउट क्या आ रहा है आप लोगों को? डाउट पूछने का मतलब कोई बनता ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर प्रोडक्ट वाली टर्म भी आ सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके सर के भी आएगा यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू के इनटू, क्या सर के भी आएगा, के कांस्टेंट नहीं लगाया सर आपने। लगा लो यार, लगा लो बेटा, लगा लो, ठीक है। ओके, ये इसमें एडवांस इक्वेशन थी बेटा, इसको एडवांस लिख के बेटा छोड़ो। एक रिएक्शन के बारे में और बात करते हैं, इवन कि आप लोग उसको देख के और सरप्राइज हो जाओगे बेटा जी। तो मैं इनके बारे में लिखाऊंगा ना, काफी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद जो एक टर्म आती है, जैसे मान लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट बनेगा आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है जिसमें SO2 है, SO2 गैसियस फॉर्म में है और वो O2 से कंबाइन कर रहा है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट SO3 गैस बन रहा है। ये हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है और इसमें NO जो है ना वो कैटलिस्ट है। NO जो है वो बेसिकली हमारे पास एक कैटलिस्ट है। तो अगर मैं इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूं, यहाँ पे अगर मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो रेट का जो इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है K इंटू, यहाँ पे कंसंट्रेशन आता है O2 की पावर 1 एंड NO की पावर 2।
देखिए ये बिल्कुल ही नया चमत्कार हो गया, इसको भी काफी इंपॉर्टेंट, ये मतलब एडवांस कॉन्सेप्ट में आ जाएगा बेटा आपके पास। तो क्या पता लगा है, मैक्सिमम रिएक्शंस का जब रेट का आप लोग एक्सप्रेशन लिखोगे, मैक्सिमम रिएक्शन में जो रेट का एक्सप्रेशन आप लोग लिखने वाले हो, तो उस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट ही आएगा, बट देयर आर सम पर्टिकुलर केसेस जहां पे रेट के एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास प्रोडक्ट भी आ सकता है और कैटलिस्ट भी आ सकता है, पर ऐसे बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं, वेरी रेयर एग्जांपल्स। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ, इस पॉइंट को लिख के रख लीजिए अपनी कॉपी पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट एडवांस कॉन्सेप्ट है बेटा जी। तो कई लोग, आप लोग ये सोचना स्टार्ट कर दो कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर हमेशा सिर्फ रिएक्टेंट ही आता है, ऐसा नहीं है। आपके सामने मैंने ओजोन का एग्जांपल रखा था जिसमें रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर बेटा अपने पास प्रोडक्ट भी आया। SO2 वाला केस लिया जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, कैटलिस्ट वाला, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व हो रही है, राइट? सर अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि हमने रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है, बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ भी रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है, जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होता है, और आपको मैक्सिमम चीजें मैं बता चुका हूँ 99.9% रिएक्शंस के अंदर रेट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिफाइन किया जाता है। ये कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, तो कुछ पर्टिकुलर केसेस में अगर कैटलिस्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से डेफिनेशन को चेंज हम लोग नहीं करते, तो डेफिनेशन को हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में ही डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट देखिए बेटा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाँ जी पूछने किसी कुछ? सर मैं ये पूछा था, तो यानी कि रेट लॉ अपने क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन से ज्यादा एक्यूरेटली चीजें बताता है। लॉ ऑफ मास एक्शन तो बेटा एक्यूरेट है ही नहीं ना। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में लिखेंगे जब हम लोग डिफरेंस करेंगे, वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस पे वैलिड है, ओके सर। ठीक है? कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस पे वो वैलिड है, अदरवाइज जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है अपने पास। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। अब हम बात करते हैं बेटा, जब हम लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया, आपको ये बताऊंगा भी ये ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जब जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको पता लगेगा भी हाँ इसको, इन ऑर्डर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए बेटा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रेट कांस्टेंट के यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको बताया था भी, अभी जब हम लोगों ने रेट कांस्टेंट के बारे में स्टडी किया था तो ये बात आपके साथ शेयर की गई थी कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो, उसका जो यूनिट्स हैं, जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स है वो रिएक्शंस के ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं भी कैसे जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करने वाले हैं। देखो, आपने रेट का एक्सप्रेशन लिखा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ए की पावर, यहाँ पे ए को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे के इंटू कंसंट्रेशन लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन की पावर एन लिख देते हैं। आप सोचो, अगर एन की वैल्यू 0 हुई तो वो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा, एन की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एन की वैल्यू 2 हुई तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एन की वैल्यू 3 हुई तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, राइट? अब क्या करो, अब रेट को कैसे निकालेंगे? रेट को निकालेंगे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये रेट होता है अपने पास। अगर मैं रेट को डिफाइन करता हूँ तो रेट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? रेट को हम लोग लिखते होते हैं बेटा अभी कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ कितने टाइम के अंदर, वो हमारे पास रेट है, इज इक्वल टू के। यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर बेटा एन बन गया, यहाँ से के की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप के की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 1 है, तो ये कंसंट्रेशन की पावर एन इस तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन की पावर क्या बन गया, 1 माइनस एन, और साथ में क्या बन गया बेटा अपने पास, टाइम इनवर्स। राइट एवरीवन, ये देखो, ये एक्सप्रेशन सबको समझ आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यस और नो? ठीक है, ये बात क्लियर है? तो हमारे पास जो के का एक्सप्रेशन बना, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर क्या बना, 1/n और टाइम इनवर्स। तो ये हमारे पास के का एक्सप्रेशन अपने पास निकल के आ गया, राइट? अब अगर मेरे पास अगर हमारे पास कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करें, अगर हम लोग मान लो
if concentration expressed in mole per liter, मोल लीटर इनवर्स, कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर देते हैं, और टाइम एक्सप्रेस्ड इन, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा हूं बेटा मैं सेकंड के अंदर, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा हूं सेकंड के अंदर। तो बताओ के का मतलब क्या बनेगा, तो के यूनिट्स क्या बन जाएंगे, तो के इज इक्वल टू क्या बनेगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या आ जाएगी 1/n, और यहाँ पे आएगा सेकंड इनवर्स, राइट। बताओ क्या ये के यूनिट्स को निकालने का फॉर्मूला बना कि नहीं बना। अगर आप कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में आएगी, टाइम को मान लो सेकंड में आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हो, ये वो नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट नहीं है भी टाइम को आप लोगों ने सेकंड में ही करना है, आप मिनट में भी कर सकते हो, आवर्स में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारे पास सिर्फ गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट, अब सोचो अगर हमारे पास गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो गैसियस कंपोनेंट में क्या होगा, कंसंट्रेशन रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस करेंगे बेटा जी। अगर कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे तो के का यूनिट्स क्या बनेगा, के इज इक्वल टू प्रेशर, तो हम लोग यूज कर लेते हैं बेटा मान लो एटीएम के अंदर, तो के यूनिट्स बन गए एटीएम 1 - n, यहाँ पे क्या बन जाएगा, टाइम इनवर्स। बताओ हाँ या ना, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। तो आप देखिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पता लग रहा है भी जो के यूनिट्स है ना वो एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग समझें तो यहाँ से अपने को क्लियर कट पता लग रहा है भी जो के की वैल्यू है वो एन पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज होने वाली है वैसे वैसे के की वैल्यूज भी चेंज अपने पास होंगी, राइट। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो चलो, तो एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम लोग अलग अलग यूनिट्स बनाते हैं बेटा के। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट बोर्ड मैंने यूज कर लिया, एक टेबल बनाओ यहाँ पे, एक टेबल हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब उस टेबल को डिवाइड करो, पहले वाले कॉलम के अंदर तो हम लोग एन की वैल्यू लिखेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पे के यूनिट्स लिखेंगे कौन सी फॉर्म में, मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स, क्या पावर बनेगी इसकी 1/n, और साथ में आ गया बेटा सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये लिखा गया। इधर लिखेंगे एटीएम, अगर गैसियस फॉर्म में है तो एटमॉस्फेयर पावर 1/n, और यहाँ पे भी टाइम का आ गया सेकंड इनवर्स आ गया, राइट डियर। तो चलो एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ और अपने यूनिट्स बनाते जाओ, चलो करो। सबसे पहले एन की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एन की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, एन की वैल्यू 0 पुट करो, अगर एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो के यूनिट्स बोलो क्या निकल के आने वाले, तो के जो यूनिट्स अपने पास बनेंगे, एन की वैल्यू 1 पुट की तो के यूनिट्स क्या बन गए अपने पास, के यूनिट्स बन गए मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, राइट। और इस तरफ क्या बन जाएंगे, के यूनिट्स बन जाएंगे, यहाँ पे आएगा एटीएम और सेकंड इनवर्स, राइट। पहला केस डन। चलो अब क्या करो, अब सेकंड केस करो यार, एन की वैल्यू 1 पुट करो, चलो सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, फटाफट करो आंसर सॉल्व इसके। एन की वैल्यू 1 पुट करो, एन की वैल्यू 2 पुट करो, एन की वैल्यू 0.5 पुट कर सकते हो, एन की वैल्यू 3/2 पुट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एन क्या बेटा यहाँ पे रिएक्शंस का ऑर्डर ही अपने पास है, एन बेसिकली क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो एन की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे और अलग अलग यूनिट्स निकालो, और इवन के एन की वैल्यू को, चलो हाँ करो इसको
बोलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो 1 - 1 0 हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो के यूनिट्स होंगे वो तो टाइम इनवर्स ही आ जाएगा। टाइम इनवर्स का मतलब सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे भी के यूनिट्स क्या बन जाएंगे? सेकंड इनवर्स। ओके, अब अगर 2 है, अगर 2 होगा तो के यूनिट्स क्या बनेंगे? 1 - 2 करोगे तो -1 आ जाएगा, तो इसका मतलब जो मोल की पावर है वो तो -1 बन जाएगी, और जो वो बन जाएगा लीटर बन जाएगा, और साथ में बनेगा बेटा सेकंड इनवर्स। और यहाँ पे अपने पास बन जाएंगे के यूनिट्स बनेंगे, एटमॉस्फेयर की पावर क्या बन जाएगा? -1 बनेगा और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगर 0.5 है तो क्या वैल्यू बनने वाली है? तो मोल की पावर कितनी बनेगी? 0.5। ठीक है, 0.5। लीटर बेटा कितना बनेगा? -0.5, -0.5। ओके, और साथ में आएगा सेकंड इनवर्स। यहाँ पे बनने वाला है एटमॉस्फेयर की पावर बनेगा 0.5, ठीक है, और सेकंड इनवर्स। यहाँ पे बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट वाले को देखो, अगर आप 3/2 लेते हो, अगर 3/2 लेते हो बताओ कितना आएगा? तो अगर 3/2 लेंगे तो मोल की पावर कितनी बन जाएगी? 1 - 3/2 आप लोगों ने करना है। -1/2। ठीक है, बिल्कुल। मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर क्या बन जाएगी बेटा? 1/2 हो जाएगी, क्योंकि लीटर पहले नेगेटिव में था तो बाहर भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पे बनेगा सेकंड इनवर्स। सेम यहाँ पे एटीएम आ जाएगा, एटीएम की जो पावर बनेगी -1/2, और साथ में बनेगा सेकंड इनवर्स। तो यहाँ तक बात क्लियर हो सकती है? यस सर। बेटा यहाँ तक डन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेसिकली स्पेशल किसके बारे में है? एक तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट होता है और जीरो ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी, दोनों के ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें क्या दिया होता है, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, हमें ये नहीं दिया होगा भी कौन से रिएक्शंस का ऑर्डर है, वो क्या करेंगे वो हम, तो हमें वहां से के यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो के यूनिट से आइडेंटिफाई करेंगे भी रिएक्शंस कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है अपने पास। ठीक है, तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। अब जैसे देखो, एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, उस न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैं आप अभी तो मैंने आपको ऑर्डर दिया और फिर आपको के यूनिट्स निकालने के लिए बोला मैंने। ऐसा भी हो सकता है भी यूनिट्स आप लोगों को दे दे और ऑर्डर निकालने के लिए बोले। तो अपने पास मान लीजिए जैसे न्यूमेरिकल गिवन है, कहते हैं यूनिट ऑफ के, जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है उसमें के यूनिट्स आपके पास गिवन है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। कहते हैं कैलकुलेट ऑर्डर। अब क्या करेंगे? कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब कुछ स्टूडेंट इसको बहुत इजी तरीके से करेंगे, वो नकल मारेंगे, वो कहेंगे सर ये वाला एक्सप्रेशन तो भी जीरो ऑर्डर का है, जो के की जो यूनिट्स मैंने लिखे हैं वो जीरो ऑर्डर के लिए, तो सीधा आंसर जीरो ऑर्डर आ गया। तो अगर ऐसा कोई यूनिट आता है जिसके बारे में अपने को ऑलरेडी पता है, फिर तो हम लोग डायरेक्टली आंसर कर देंगे यार। अदरवाइज मान लो कोई और आ जाता है, -7.2 आ जाता है, मोल की पावर कुछ और बन के आ रही है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है यार, उसमें कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, जस्ट हम लोगों ने बेस को सेम रख के पावर को कंपेयर करेंगे। जैसे आपको पता है भी जो के यूनिट्स होते हैं बेटा जी, के यूनिट्स क्या होते हैं? के माय डियर यूनिट्स हमारे पास होते हैं, अगर मैं के को देखूं तो के यूनिट्स होते हैं मेरे पास मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। ये मेरे पास के यूनिट्स हैं बेटा जी, और मेरे पास के यूनिट्स रियलिटी में गिवन क्या है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। बताओ हाँ या ना, ये बात क्लियर है कि नहीं है स्टूडेंट्स? तो दोनों तरफ मोल को कंपेयर कर लें क्या है? कंपेयर मोल बोथ साइड। ठीक है, जिसकी पावर 1/n है उनमें से किसी भी मर्जी को कंपेयर कर लो, कंपेयर मोल बोथ साइड। तो दोनों साइड के मोल को कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ना बेसिकली, तो वो वाली टर्म लूंगा जिसकी पावर में n है। तो अगर दोनों तरफ मोल को कंपेयर करते हैं तो क्या बनेगा बेटा जी? इस तरफ मोल की पावर कितनी है बेटा जी बताओ? 1 - n है, और उस तरफ मोल की पावर कितनी है? 1 है। तो क्या लिखोगे?
पावर कंपेयर कर दो, 1/n इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, n की वैल्यू 0। इसका मतलब ये जो यूनिट्स अपने पास रेट कांस्टेंट के लिए डिफाइन है, ये बेसिकली 0 ऑर्डर के हैं, यस सर। सर Right? ऐसा एक और क्वेश्चन दे दो। तो ऐसे बेटा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपके मॉड्यूल में काफी सारे क्वेश्चन होंगे सभी। ओके ठीक है, सर। तो मतलब इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अब आप मैच्योर हो चुके हो बच्चों, अब आप लोगों ने खुद क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेथोडोलॉजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने प्रॉब्लम पे काम करना होता है। ठीक है, आई थिंक सभी स्टूडेंट इस तरीके से कर पाएंगे यार। अगर ऐसे हमारे पास के यूनिट्स गिवन हैं तो मुझे उम्मीद है भी सभी स्टूडेंट्स आराम से वहां से ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर ऑर्डर गिवन है तो वहां से के की वैल्यू को निकाल सकते हैं। राइट यार, ओके। तो यहाँ तक अपना डन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अभी मैंने ना एक टॉपिक अभी लेफ्ट रखा है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जो हम लोगों ने ऑर्डर निकाला था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स को करने के बाद करेंगे, क्योंकि तब आप लोगों को उसकी क्लैरिटी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पे काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि रिलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बेटा। उन न्यूमेरिकल्स को करवाऊंगा आप लोगों को, और न्यूमेरिकल्स को करवाने के बाद जो हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स निकल के आएंगे, और उनके बाद फिर मैं आपको जो ऑर्डर है अपने पास, रिएक्शंस का जो ऑर्डर है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। राइट एवरीवन, चलिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने करना है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे बनते हैं अपने पास यार। ठीक है, तो पहले जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से। ठीक, देखो, तो जो बेसिक न्यूमेरिकल है वो बेसिक है क्या, तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में अपने पास गिवन है, कहते भी एक कोई भी एक रिएक्शन आप लोग सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई अपने पास रिएक्शंस गिवन है 2A प्लस B, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। ये कोई रिएक्शन है जिसमें 2A प्लस B कंबाइन करके प्रोडक्ट बन रहा है। वो अपने को न्यूमेरिकल में बोल रहा है, कहता ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A is 2 and with respect to B is 1, with respect to B is 1। तो पहला क्या बोल रहा है, कहता राइट रेट लो एक्सप्रेशन। तो पहला क्या बोल रहा है, कहता रेट लो एक्सप्रेशन ड्राइव करो, इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखो। और सेकंड अपने को बोल रहे हैं कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस का ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करिए। तो देखो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स की। ठीक है, पर इसको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। क्या सीखने को मिल रहा है, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है डियर, हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे रेट लो एक्सप्रेशन लिखना सीखे। तो क्या लिखेंगे बताओ, आप सबका यही डाउट था सर रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। तो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या बनाओगे बताओ, क्या बोल रहे हैं अभी, जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है 2 है, तो ए की पावर 2 बनेगी। और बी के रिस्पेक्टिव जो ऑर्डर है वो कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो बी की पावर 1 बनेगी। क्लियर, तो पहले का सॉल्यूशन आपको आ गया, तो ये रेट लो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख लिया। अब सेकंड का आंसर क्या पूछ रहा है, अभी ओवरऑल ऑर्डर निकालो यार। तो अगर हम लोग ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर कैसे निकालोगे, जो रेट लो एक्सप्रेशन है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको ऐड करोगे। तो यहाँ पे 2 + 1 कर दो, तो ओवरऑल जो रिएक्शंस का ऑर्डर बन जाएगा वो थर्ड ऑर्डर बन जाएगा। राइट, तो पहले न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये क्लियर हो गया भी, अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ए के रिस्पेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, तो रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो आ गया आपको। रेट लो एक्सप्रेशन लिखना आ गया तो इसका मतलब आप लोग डायरेक्टली अब क्या कर सकते हो, रिएक्शंस के ओवरऑल ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में।
नहीं, इसी का बेटा न्यूमेरिकल फर्स्ट ही है बेटा, ये न्यूमेरिकल एक ही न्यूमेरिकल है और एक ही न्यूमेरिकल के अलग अलग पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसका थर्ड पार्ट बना लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो क्या था, रेट टू एक्सप्रेशन लिखो, हमने लिख दिया। सेकंड बोला था ओवरऑल ऑर्डर निकालो रिएक्शंस का, वो लिख दिया। थर्ड में बोल रहे हैं, कहते हैं इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इज डबल्ड, concentration of A is doubled, what will be the effect on rate? What will be the effect on rate? On rate कहता अगर हम लोग A का कंसंट्रेशन डबल कर दें तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो रेट तो चेंज होगा बेटा, डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था रेट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है बिना पेन उठाए, पर वो बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। आप पहले फर्स्ट रिएक्शंस के रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्या लिखोगे? k इंटू ए की पावर 2 बी की पावर 1, ये पहले लिख दिया। फिर आप सेकंड वाले रेट का एक्सप्रेशन लिखो। सेकंड सिनेरियो में वो बोल रहा है भी अगर ए का कंसंट्रेशन में डबल करता हूं, ठीक है, एक रिएक्शन था उसमें अब ए का कंसंट्रेशन वो डबल कर रहा है बेटा। अगर ए का कंसंट्रेशन डबल करेगा तो इसका मतलब k इंटू ए की जगह पे बेटा क्या लिखूंगा, 2a का स्क्वायर इंटू बी की कंसंट्रेशन तो उतनी रख रहा है बेटा वो। हाँ या ना बोलो, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस। ठीक है, उसने बोला यार ए का कंसंट्रेशन मैंने डबल किया, हमने कहा ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला एक्सप्रेशन तब रेट बता रहा था जब ए का कोई कॉन्सेंट्रेशन था और बी का कोई कॉन्सेंट्रेशन था। और सेकंड का वाले केस में बोल रहा है पहले केस के रिस्पेक्टिवली ए का कंसंट्रेशन अगर डबल कर देता हूँ तब रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हमने कंसंट्रेशन को डबल ले लिया बेटा जी। तो अब यहाँ पे R2/R1 कर दो बेटा। अगर R2/R1 करूंगा तो दोनों को डिवाइड करूंगा तो सोच के देखिए, यहाँ से जो B1 है वो B1 कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, A स्क्वायर से बेटा A स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग R2/R1 करेंगे तो डेफिनेटली वो 4/1 आ जाएगा अपने पास से। तो 4/1 आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भी जो R2 है वो R1 का कितने टाइम हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। यस सर। मतलब जो रिएक्शंस का जो रेट है, जो सेकंड रिएक्शन का जो रेट है वो फर्स्ट वाले रिएक्शंस के रेट का 4 टाइम्स हो जाएगा अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को डबल करते हो। यस सर। अब आप इसको डायरेक्टली भी सोच सकते हो स्टूडेंट्स। डायरेक्टली कैसे सोच सकते हो? आप सोच के देखो, जो ए का जो रेट है, आप डायरेक्टली सोचने का तरीका देखो। जो रिएक्शंस का रेट है वो ए की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ए के रिस्पेक्टिवली वो सेकंड ऑर्डर का है। तो इसका मतलब अगर मैं ए का कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो रेट तो 4 टाइम्स बढ़ेगा ना। रेट ए की पावर 2 के कॉरिस्पॉन्डिंगली चेंज होगा। तो अगर ए का कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो रेट तो डेफिनेटली 4 टाइम्स बढ़ने वाला है ना, क्योंकि ए की पावर 2 है बेटा वहां पे। राइट डियर, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? फ्रेंड्स बताइए, यहाँ तक डन है? ओके, तो अभी अपना Yes, टाइम sir. आगे अलाउ नहीं कर रहा अपने को, तो यहीं तक था। इसी न्यूमेरिकल को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, 5-6 केसेस बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपके पास ऑर्डर के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी वो आपको समझ आ जाएंगी कैसे करनी है। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे, काइनेटिक्स के बारे में देखेंगे, और आज के लेक्चर के बेसिस पे, ठीक है, जो होमवर्क आप लोगों को बनता है वो आपकी ऐप पे मैं अपलोड कर रहा हूँ डियर, ठीक है, वो आपकी ऐप पे आ जाएगा, वो होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट करके आना है। राइट, ऑल क्लियर यहाँ तक सबको? राइट, तो स्टूडेंट्स जो आपको बताया था, नेक्स्ट जो क्लास है अपनी वो डिस्कशन क्लास है, जिसके अंदर हम लोग सोल्यूशन वाले पार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं बेटा जी। सोल्यूशन का भी डिस्कशन करेंगे और काइनेटिक्स के जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा उनका डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास टोटली अपनी डिस्कशन क्लास होगी। ओके राइट, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा आप सभी। ओके।